Okay, so today we are going to discuss about the foreign trade. Foreign trade is one of the very important topics of banking. और जब जब हम फॉरेन ट्रेड का डिस्कशन करना शुरू करते हैं, इट मीन्स दैट एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रेड कर रही है. अब चूंकि हम भारत में रहते हैं, इसलिए मैं जितनी भी बातें आगे चल करके करूंगा वो सभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में होंगी. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया चीज़ों को वर्ल्ड में या तो एक्सपोर्ट करता है या चीज़ों को वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है. और इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट दोनों ही गुड्स का भी हो सकता है एंड सर्विसेज का भी. अब अगर हम इस हिसाब से आगे बढ़ें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है, तो इस हिसाब से आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को एक शीट पर रख सकते हो एंड दैट ट्रांजैक्शन शीट वुड बी कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक फिनेंशियल ईयर में जितना भी आदान प्रदान करते हैं, दैट ऑल इज टर्म्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड. नाउ द पॉइंट इज कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का, अब देखिए, जब गुड्स का ट्रेड हो तो उसे हम कहेंगे विजिबल ट्रेड, क्योंकि जब भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट का व्यापार किया जाता है तो फिजिकल प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हुए आपको दिखता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड के अंदर रख दी जाती हैं. नाउ द थिंग इज कि you can't be able to see the services transfer, rather you'll be able to see the goods transfer. गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हैं, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं देख सकते हैं. फॉरेन ट्रेड कुछ इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर कंट्री ऑपरेट करती है. और चूंकि मैंने कहा हम भारत में हैं और हम भारतीय हैं, इसलिए भारत के रिस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे. तो फॉरेन ट्रेड हम समझ गए. आइए बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझा जाए कि सम ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस तरीके से काउंट किए जाते हैं. तो पहला पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड. और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट्स. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का किया गया वो सभी ला करके बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑप्शन में रखा जाएगा. तो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल, देखिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, इसे BOT कहते हैं. वहीं अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इट इज अ बिट डिफरेंट बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंट्री के अंदर? सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पेमेंट्स तो हो ही गई, परंतु इसके अलावा भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे शॉर्ट में BOP के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को भी रखा जाता है. जैसे कि हमारे देश की कोई भी कंपनी जाकर बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो एंड वहाँ लिस्ट होने के बाद वहाँ से फॉरेन फंड्स लेकर के आए. कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी रखते हैं. तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग एक डिफरेंट तरीका ही है जिस पर हम सब कुछ ला करके रख देते हैं. तो सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड. अगर हम ये कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें तो दिस इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. अब फॉरेन ट्रेड में देखिए यहां पर हम BOP अकाउंटिंग को देखेंगे. BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें मनी ला करके रखा जाता है. जब भी कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल मनी लाकर यहीं पर रख दिया जाता है, दैट इज इन करेंट अकाउंट. तो
गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। वहीं मैंने कहा कि जब भी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में जा करके फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है और स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने के बाद वहां से फंड्स को लेकर के आती है, तो उसे कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। अब अगर करंट अकाउंट की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 100% कन्वर्टिबिलिटी है, 100%, 100% कन्वर्टिबिलिटी। पर यहीं हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी 100% नहीं है, इट इज़ 40:60 के रेशियो में। तो 40:60 के रेशियो में कन्वर्टिबिलिटी है, और वो क्यों है वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड। एक पूरे फिनेंशियल ईयर की बात हम लोग कर रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष की बात होती है। नाउ द थिंग इज कि कैपिटल अकाउंट में क्यों फंड्स 40:60 के रेशियो में रखे जाते हैं और कारण क्या है। सबसे पहले यहां पर हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंजेस के लिस्ट होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स से लाए गए फंड्स को रखा जाता है। 40:60 कन्वर्टिबिलिटी को रेकमेंड किया था एसएस तारापोर कमेटी ने। एसएस तारापोर कमेटी बनी थी और इन्होंने रेकमेंड किया था कि 40:60 का रेशियो रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि देखें आखिर बातें क्या क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं यहां पर। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई कंट्री फॉरेन फंड लेकर के आती है, फॉरेन फंड्स में रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कभी भी शेयर्स को बाईबैक करने के फंड्स देने पड़ सकते हैं, या आपको कभी भी वहां पर पेमेंट करनी पड़ सकती है, या आपको कभी भी या किसी भी टाइम, सपोज इफ वी आर टॉकिंग, तो आपको पूरे इनिशियल से लेकर के फाइनल तक ढंग से चीज़ों को करना पड़ सकता है। जैसे समझिए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जाकर के लिस्ट हुई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और अमेरिकन इन्वेस्टर्स से डॉलर्स में फंड्स लेकर के आए। अब मान लीजिए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने 50,000 शेयर्स बेचे, जिसमें से एक शेयर का प्राइस एग्जाम्पल के तौर पर भारत में कहें तो मान लीजिए वो 760 रुपए का शेयर है, अमेरिका में यही कहेंगे तो इट विल बी $10। तो ये $10 का जो शेयर है, ये $10 का एक शेयर एंड देन 50,000 शेयर्स इसी तरीके से हैं। अब मान लीजिए टोटल बिक गए तो 50,000 इंटू 10 अगर आप देखें तो फॉरेन फंड्स कैपिटल अकाउंट में जो आकर के रिसीव होते हैं दे वुड बी $5 लाख। अब इन $5 लाख को इकट्ठा तो कर लिया गया, बट अगर मान लें कभी एक कंडीशन बने जिसे हम लोग बाईबैक कहते हैं, या कभी भी शेयर सरेंडर करने की कंडीशन बने, शेयर सरेंडर का मतलब शेयर सबमिशन की, तो उस समय पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यदि रिसीव हुए $5 लाख का पूरा कन्वर्जन इंडियन रुपी में करवा लिया, तो वापस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करवा करके पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ द थिंग इज कि एक सेफ्टी के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को ये फंड्स अपने अकाउंट में रखने भी पड़ते हैं, बिकॉज सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन कंपनीज का भरोसा नहीं है, एंड वेन एवर अ कंपनी गेट्स लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली एक किसी भी कंपनी की कभी भी इतने अमाउंट कम नहीं होने चाहिए कि वो बाईबैक में या एक किसी भी कंडीशन में शेयर ना कर पाए। अब शेयर के पेमेंट एक सेफ्टी फैक्टर भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड अगर थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करें बाईबैक के अलावा, सेफ्टी के अलावा, तो वो ये है कि इंडियन रुपी इज वेरी वेरी डेप्रिशिएटेड। इंडियन रुपी डेप्रिशिएटेड है। आप खुद ही देखिए
अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि $1 76 या 77 रुपीज़ के बराबर है एज ऑफ वी आर टॉकिंग ऑन 3 जनवरी 2021। अब डिप्रिशिएटेड मनी, अगर मान लीजिए आपने $5 लाख को 76 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करवा के रख भी लिया, तो जब आपको देना हो उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसलिए इस पूरी रिक्वायरमेंट को एक बेसिस के तौर पर, एक यूं समझे कि एक रिजर्व के तौर पर भी रखा जाता है ताकि उसकी पूर्ति की जा सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैपिटल अकाउंट में इसीलिए कन्वर्टिबिलिटी 40:60 में रखी गई है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया गया। एसएस तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन थी, अगर मान लीजिए कभी हमारा $1 1 रुपए के बराबर आ जाए, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको फ़र्क देखने को मिले। ये एक्सचेंज जो कैपिटल अकाउंट के अंदर है, इसमें डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट, वी हैव कवर्ड इट। करंट अकाउंट को वी हैव कवर्ड इट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ करके हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफडीआई क्या होता है और एफडीआई किस तरीके से भारत में आता है, क्या उसके पीछे फंडे हैं और उनको हम किस तरीके से समझ भी सकते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है जिसे कहा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एफडीआई। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। जब हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वी बेसिकली स्टडी दैट देयर इज अ फंडामेंटल थिंग विच इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हमेशा जब भी एफडीआई देश में आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री वो कहाँ से आया, हमारी कंट्री की जीडीपी में उसके द्वारा हुई मैन्युफैक्चरिंग को काउंट किया जाता है। सो चैलेंजेस क्या हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर लें। चैलेंजेस ये हैं कि आपको करना है प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। बहुत सारे सेक्टर्स तो भारत में अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल या आईटी सेक्टर या जूट सेक्टर या एग्रीकल्चर की बात करें, ये सब अच्छा कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम बात करते हैं सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मेटल्स से शीट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग, या अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, तो इन सेक्टर्स में इंडिया उतना अच्छा नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर मान लीजिए जापान की कोई कंपनी आती है और जापान की कोई कंपनी आकर के यहाँ पर टाई अप करती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा हीरो होंडा। अब हीरो के साथ एक जापान की कंपनी होंडा ने टाई अप किया। भारत में हीरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हीरो होंडा एक ब्रांड बनाया गया, एंड होंडा की टेक्नोलॉजी, होंडा के फंड्स की मदद से, भारत के मैन पावर और भारत के स्पेस को यूज़ करके यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला मोटरसाइकिल ब्रांड बना दिया गया। अब इसमें देखिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए, स्पेस मतलब जगह होनी चाहिए। एंड देन आपके पास होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द थिंग इज कि आपको दो और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो दो और चीज़ों में एक है टेक्नोलॉजी और दूसरे हैं फंड्स। अगर प्रोडक्शन करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, स्पेस, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड फंड्स बोथ आर रिक्वायर्ड। ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द वे। नाउ देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आकर आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही चेंज कर देता है, एंड हाउ इट इंक्रीजेज द टोटल आउटकम ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट आर द रूट्स फॉर एफडीआई टू एंटर इनटू इंडिया।
भारत में इंडिया में एंटर करने के एफडीआई के कौन कौन से रूट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला रूट है जिसे कहा जाता है ऑटोमेटिक रूट। देखिए, ऑटोमेटिक रूट एक ऐसा रूट है जिसमें सिंपली कोई भी कंपनी आकर के भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन इशू होगा, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप भारत में इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे, तो इन्वेस्टमेंट मनाया जा सकता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, तो ये वो सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डायरेक्टली एफडीआई का आना भी संभव नहीं है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने चर्चा की, इशू होता ही है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल भी चाहिए होता है। अगर गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल साथ है तो उस समय पर फिर आप ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट के थ्रू एफडीआई एंटर करा सकते हो। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको गन मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे असॉल्ट राइफल्स हैं जिनकी इंडियन आर्मी में अभी डिमांड भी चल रही है। असॉल्ट राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए भारत की किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ मिलकर इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ या इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने आकर एक सेटअप किया प्लांट, और उस प्लांट के माध्यम से भारत में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक तो प्रोडक्शन होगा, भारत की ही ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो भारत की ही इकोनॉमी मजबूत होगी। रही बात उस कंपनी की, आईएआई या आईएमआई की, तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, फंड्स लेकर आई है, वो अपने टेक्नोलॉजी और फंड्स के साथ प्रॉफिट लेकर अलग हो जाएगी। रही बात हमारे मैन पावर, स्पेस और रॉ मटेरियल की, ये सब हमारे पास है ही, एंड इनफैक्ट हमारे मैन पावर को तब स्किल्स भी मिल जाएंगे। नाउ इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आकर के आपकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। दैट्स हाउ दिस एंटायर सिस्टम ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी में सीधा इन्वेस्टमेंट होता है। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखिए, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब जब कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत में आता है तो भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफपीआई एंड एफडीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको पता ही है कि देर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होता है वो डेट एंड इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। दे मे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड दे मे इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑल्सो। पर इसके बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आता है तो उसे कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिसे एफआईआई के नाम से जाना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, एंड दे डायरेक्टली इन्वेस्ट into the shares of any company। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। साथ ही साथ ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को तो हमने देख लिया, एफआईआई, दे डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब भारत आता है
तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जाकर सेबी से रजिस्टर्ड हो, और सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत देश में कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर और कैपिटल मार्केट का होल सोल सुपरवाइजर भी है, 1992 में ये बना था। एवं साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सेबी को चलाने वाले सेबी के इस समय के चेयरमैन हैं मिस्टर अजय कुमार त्यागी। उनको एक्सटेंशन भी मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को आ करके सबसे पहले रजिस्टर होना है सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है। देन आफ्टर दे विल बी getting the investment, getting the opportunity to invest in any of the Indian companies. इस कॉन्सेप्ट को जब हम थोड़ा और डीपली पढ़ना शुरू करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में और नई नई चीज़ें आती हैं। जैसे एक पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था पार्टिसिपेटरी नोट्स का। इन्हें पी नोट्स भी कहा जाता है, और पार्टिसिपेटरी नोट्स को पी नोट्स कहते हैं, प्रोमिसरी नोट्स को प्रो नोट्स कहते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स नाउ नॉट इन यूज, सबसे पहले ये समझिएगा, नाउ नॉट इन यूज। और अब आपको ये फंडा समझाते हैं कि किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत क्यों है। पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स को तो हमने समझ लिया कि एक पॉइंट है जहां पर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखिए होता क्या है, यहां पर होगा ब्रोकर या कोई भी इंटरमीडियरी। ब्रोकर या इंटरमीडियरी किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, और शेयर्स को परचेज करने के बाद किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे देते हैं। अब आखिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में एक ऑफिशियल कैसा लेन देन पत्र होगा या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट साइन होगा, तो वो होता है पार्टिसिपेटरी नोट। ब्रोकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक पार्टिसिपेटरी नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि आपने शेयर्स खरीदे। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, मान लीजिए 1,000 रुपए के 1,000 शेयर बेचे गए। 1,000 रुपए के 1,000 शेयर बेचने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो दैट वुड बी अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के शेयर बेच दिए गए, या 10 लाख रुपीज़ होगा, शायद 10 लाख रुपीज़ होगा, 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स बेच दिए गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। 10 लाख रुपए के शेयर बेचे गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ब्रोकर को सीधे 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। नाउ जब वापसी होगी तो उस समय पर प्रॉमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ब्रोकर की तरफ आ जाएगा, एंड देन ब्रोकर फंड्स की पेमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कर देगा। अब इसमें एक चीज़ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका अंदाज़ा कुछ खास नहीं है। मे बी कि ये ब्लैक मनी भी हो सकता है, और अगर ये ब्लैक मनी है देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, या सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड इज़ नॉट सो क्लियर। दैट्स वाई पार्टिसिपेटरी नोट्स को बंद कर दिया गया, और पी नोट्स अब चलन में नहीं है। किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भारत में आकर सबसे पहले सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, और जैसे ही सेबी के साथ रजिस्टर हो गए अपने आप सारे इनकम सेबी के सामने खुले होंगे, एवं आप इंडिया से भी जो इनकम कमाते हैं वो भी टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाएगी। नाउ एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप के बेसिस पर डिफरेंस क्या है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ऑनरशिप के बेस में डिफरेंस सिंपल है कि सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी आएगा तो ये कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट है,
और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ ये मैनेजमेंट भी देखते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये जो व्यक्ति है या कोई इंडिविजुअल या मे बी कोई फर्म हो सकता है, ये सिर्फ आ करके शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। दे आर ओनली लुकिंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ द शेयर्स। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट और एनी काइंड ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर एफडीआई जो है वो तो एक कोलैबोरेशन है। एफडीआई इज अ कोलैबोरेशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके पार्टिसिपेटरी नोट्स तो अभी यूज में नहीं है, इनके बारे में बिल्कुल ही आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। फॉरेन ट्रेड में हम लोग एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, वो ये कि जीडीआर, एडीआर और बीएचडीआर क्या है। तो आइए, जीडीआर, एडीआर एवं बीएचडीआर। जीडीआर, एडीआर और बीएचडीआर। देखिए यहां पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, दूसरा है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, और तीसरा है जिसे कहते हैं भारत डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जब भी फॉरेन जा करके भारत की कोई कंपनी वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि इंडियन कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जा करके लिस्ट हो गई लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ये जा करके लिस्ट हो गई मान लीजिए टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज में। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, एक में यूरोपियन यूरो में पैसे आएंगे, दूसरे में जापानीज येन में पैसे आएंगे। बाय द वे इन दोनों कंट्रीज़ को ऐसे करेंसीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जापान की करेंसी येन है तो येन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यूरोप की करेंसी एक कॉमनली अडॉप्टेड करेंसी है जिसे यूरो कहते हैं, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द थिंग इज कि जब भी कोई कंपनी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर के वहां से ज़्यादा फंड्स लेकर आएगी, और जो भी टोटल फंड्स होंगे, टोटल फंड्स वो सभी जीडीआर कहलाएंगे। कोई भी भारत की कंपनी जब बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होकर फॉरेन इन्वेस्टर से टोटल फंड्स लेकर के आती है, उसे जीडीआर कहते हैं। अब यहीं पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर जाए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या नस्दक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए और वहाँ से डॉलर्स में फंड्स लेकर के आए, तो इसे कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो यानी टोटल फंड्स को हम एडीआर कहेंगे अगर वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स से डॉलर्स में लाया गया है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जीडीआर का, देन दूसरा कॉन्सेप्ट एडीआर का। एडीआर, जीडीआर, और अब आते हैं बीएचडीआर पे, मतलब फॉरेन कंपनी अगर भारत में आकर, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आकर के और इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए और देन इंडियन इन्वेस्टर्स से टोटल फंड्स लेकर के जाए, तो उसे भारत डिपॉजिटरी रिसिट्स कहेंगे। सो बेसिकली टोटल फंड्स इन्वेस्टेड in foreign companies by an Indian investor which are listed in Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are known as Bharat Depository Receipts। इन्हें हम BHDR कहेंगे। ये तीनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ें तो फॉरेन ट्रेड को तो हम समझ गए, यहाँ पे GDR, ADR, BHDR को भी समझ गए। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लें कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं और उन चैलेंजेस का ऐसा क्या
बेसिक नेचर है, जिन बेसिक नेचर की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता नहीं, या भारत में आता है तो वो उतना ज़्यादा नहीं। हालांकि अभी इस समय की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने वाली कंट्रीज़ में से एक इंडिया है। द थिंग इज़ कि 1991 1991 की बात है, और 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, द देन प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ ही द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इन दोनों ने मिल करके एक प्लान को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में सबसे मुख्य बात जो लिबरलाइजेशन पर फोकस की गई वो ज़रूरी थी। इसी के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया था, फेरा टू फेमा। फेरा आया था 1973 में एंड फेमा आया 1999 में। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली जब भी कोई कंट्री या किसी भी कंट्री का कोई सिटीजन या कोई फर्म इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो स्ट्रिंजेंट लॉज, रेगुलेशंस, इन सभी को हटाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कंट्री के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉर्म्स को ईजी बनाएं। अब फेरा टू फेमा हो गया। इनफैक्ट जब उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाएं आई तो उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा भी। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने की ज़रूरत है, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिक रूट, तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एंड एवरी टाइम इट इज 100%। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी सेक्टर में। वहीं अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट करें हम लोग, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होता है। किस तरीके से थोड़ा सा कम? इज लाइक दैट कुड बी आइदर 74% और दैट कुड बी आइदर 49%। ये इस तरीके से अलग अलग क्लॉजेस को रखा गया है किसी भी सेक्टर में। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट जितने भी हैं वो उन सेक्टर्स के लिए हैं जैसे कि डिफेंस, जैसे कि इंश्योरेंस, जहां पर गवर्नमेंट अभी भी इन्वॉल्व्ड है, इन सभी के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि देर आर अ फ्यू सेक्टर्स जहां पर बिल्कुल भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में कभी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, और यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है। जैसे हम लोग स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इसरो, यहाँ पर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ ज़रूर हैं। इनफैक्ट एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है जिनका नाम है इन स्पेस। इन स्पेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेसिक फोकस ये किया गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज भी आ करके भारत में, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकें, एवं साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण फंक्शंस को भी कर सकें। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ इसरो एंड जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं गैम्बलिंग होता है, जैसे वो चिट फंड की कंपनीज होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इन सभी में कभी भी इन्वेस्टमेंट टोटली वैसे नहीं आ सकता जिस तरीके से और बाकी क्षेत्रों में आता है।
वहीं अगर हम बात करें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आने वाले इन्वेस्टमेंट की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में, तो वहां पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। दैट्स हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज, ऑटोमेटिक रूट एंड देन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके फॉरेन ट्रेड में हम कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का हिस्सा है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट में कोई भी कंट्री फॉरेन में जा करके वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर और फंड्स लेकर आती है। अब उसमें प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, ये सब कुछ शामिल होते हैं। व्हेन ऑल ऑफ द अबव आर मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर मेंशन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। So private capital would be containing banking capital, official capital and everything. The next, consider the following statements and identify the right ones. A double entry system of record of all economic transactions between the residents of a country and rest of the world is called balance of trade, and all transactions related to goods, services or income are classified as capital account. अब देखें यहां पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि मैंने समझाया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। डबल एंट्री का मतलब ये है कि आप इनपुट और आउटपुट दोनों रखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों को रखते हैं। सो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसे BOT कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ऐसा इस पे लिखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने क्या कहा था, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT मतलब होता है कि जो भी एक्सपोर्ट है माइनस इंपोर्ट है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हम इसमें सब कुछ कंसिडर करते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये तो है ही। इसके साथ ही साथ जब भी कोई भारत की कंपनी फॉरेन में जाकर वहां के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होकर के वहां से फंड्स लेकर के आती है, तो हम उन्हें भी कंसीडर करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज और इनकम आर क्लासिफाइड एज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल नहीं। देखिए गुड्स, सर्विसेज, इनकी जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट्स हैं, जिनमें से एक अकाउंट है जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हमने आपको बताया कि जब भी कोई कंट्री फॉरेन में जाकर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो तो वहाँ से फंड्स लेकर के आए, और दूसरा करंट अकाउंट के बारे में हमने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी पेमेंट होती है वो सभी यहाँ पर स्टोर करके रखी जाती है। तो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर। यहां पर ये कैपिटल नहीं, इसे करंट अकाउंट कहेंगे। इसका अर्थ ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में राइट वन तो कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। इसमें से कोई भी सही नहीं है। देन द नेक्स्ट, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज और इनकम आर क्लासिफाइड एज करंट अकाउंट। उन्हें करंट अकाउंट कहा जाता है। अब देखें, द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज स्टेक होल्डर्स इज बिजनेस एंटरप्राइजेस इज। यहां पर पॉइंट यह है कि प्रोडक्टिव एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है और पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में स्टेक होल्डर्स के तौर पर किसी बिजनेस एंटरप्राइज में, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी में इन्वेस्ट करके कहा उसके मैनेजमेंट में भी हाथ बटाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जियो को फेसबुक के साथ लिंक करके देखते हैं। जो फेसबुक है इसने क्या किया है
कि जियो में शेयर्स खरीदे हुए हैं। नाउ अगर 2% शेयर जियो के फेसबुक ने ले लिए तो फेसबुक अपनी टेक्नोलॉजीज अपने फंड्स के माध्यम से जियो को और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई में आता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होगा, फेसबुक ने जियो में जस्ट बिकॉज इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता रहे। तो उत्पादक उद्यमों में हितधारकों के रूप में उत्पादक परिसंपत्तियों और प्रबंधन में भागीदारी में निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, एफडीआई कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने वो ये कि द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को क्या कहा जाता है। अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भारत में आकर के भारत के शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। सो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इंडिया अडॉप्टेड LERMS, लिबरलाइज्ड जो मैनेजमेंट सिस्टम है, लिबरलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम को 1992 में अडॉप्ट किया था और 1993 में डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ चेंज कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर बिल्कुल दैट इज गोइंग टू बी नंबर 3 बिकॉज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही उत्तर हैं। यहाँ तक हमारा यह सेशन रहा। यहाँ तक हमने इस सेशन में देखा कि लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम वाज अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच 40% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग वर कन्वर्टेड एट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड 60% एट मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट। तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट और मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट उस समय की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।